अब बात करें इस बाइक के कॉन्स की और इस बाइक में मुझे क्या इशू फील हुए, तो इस बाइक की जो है चेसी टूट चुकी है, इस बाइक के जो कॉन्सेप्ट है वो खराब हो चुके हैं, इस बाइक में जो है रस्टिंग है। लास्ट एक साल में अपनी हिमालयन 450 पर मैंने किया है मनाली, हर्षिल वैली, लद्दाख, जांस्कार, दिल्ली से गोवा, कन्याकुमारी, ऑलमोस्ट 17,000 किलोमीटर मैंने इस बाइक को राइड किया है। एंड इस व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि अपनी हिमालयन 450 का लास्ट एक साल का मेरा ओनरशिप एक्सपीरियंस जो है कैसा रहा, इस बाइक ने डिफरेंट टेरेन्स में जो है कैसे परफॉर्म किया, इसकी सर्विस कॉस्ट कितनी है, मेंटेनेंस कितनी है, क्या इशू आए, क्या चीज़ें जो हैं इस बाइक में बेटर हो सकती थी, इस बाइक पे मैंने एक्सेसरीज़ कौन सी इंस्टॉल करवाई हैं और उनका क्या यूज़ है। ऑलमोस्ट आई थिंक 50,000 से ऊपर की जो है मैं एक्सेसरीज जो है इस बाइक पर लगा चुका हूँ। एंड इस बाइक को लॉन्च हुए ऑलमोस्ट एक साल 2 या 3 महीने हो चुके हैं। आज की डेट में ये बाइक क्या एक रेलेवेंट बाय है, जबकि हमारी ऑल न्यू KTM 390 एडवेंचर आने वाली है। एंड एक और चीज़, अगर आप एक रोडस्टर बाइक से आ रहे हो, जैसे कि मेरे पास पहले होंडा हाइनस थी या फिर स्पीड थी, उस बाइक से आप एक एडवेंचर टूरिंग बाइक पे आ रहे हो जो कि हिमालयन 450 है, तो आपके माइंड में कुछ चीज़ें जो है क्लियर होनी चाहिए। वो क्या है? सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक की परफॉर्मेंस डिफरेंट टेरेन में, सिटी में, हाईवे पे, पहाड़ों पे, लद्दाख में। देखो, इस बाइक में आपको मिलता है 450 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है आपका 40 PS के आसपास पावर एंड 45 Nm के आसपास टॉर्क। एग्जैक्ट मुझे फिगर ध्यान नहीं है, आप चेक कर सकते हैं गूगल में। मैं मोस्टली इस बाइक पे 110 के आसपास जो है क्रूजिंग करता हूँ ऑल डे लॉन्ग, बट मैंने इस बाइक को 150 तक जो है टच किया है। जब मैं अभी गया था दिल्ली से कन्याकुमारी, दिल्ली से गोवा, कन्याकुमारी, तब मैंने इस बाइक को मैक्सिमम 150 की स्पीड पर राइड किया था और वो स्ट्रेच था अपना दिल्ली से आगरा का, जो काफ़ी जो मतलब बढ़िया जो एक्सप्रेस वे है वहाँ पर टच किया था। एंड उस रोड पे मैंने ऑलमोस्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स इसको 130-135 की स्पीड पे जो है क्रूज़ किया था। तो आप इस बाइक पे ऑल डे लॉन्ग 110-120 की स्पीड पे क्रूजिंग कर सकते हैं। इस बाइक का जो इंजन है ना, उसकी परफॉर्मेंस जो है, उसकी टर्बो वाली जो परफॉर्मेंस है वो निकल के आती है 2500 RPM के आसपास, 2500 RPM के आसपास जो है ना। उसके बाद में जो है ना आपको एकदम प्रॉपरली एकदम सर्ज वाली फीलिंग आती है, तो उसके बाद ये जो इंजन जो है बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है। तो इसीलिए इस बाइक का जो इंजन है वो हाईवे पे, लॉन्ग टूर पे जो है ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है कंपेयर टू इन सिटी राइड। अब बात करें हाईवे परफॉर्मेंस की, तो इस बाइक की हाईवे परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है। मतलब आपको ना, एक दिन में मैंने इस बाइक पे दिल्ली से इंदौर किया है जो कि ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर है। दिल्ली से मैंने कश्मीर भी किया है जिसमें ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर की हिल ड्राइव है, टोटल है वो 800 किलोमीटर। तो इस बाइक पे आप कंफर्टेबली जो है लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। उसका जो मेन रीज़न है, एक तो जो उसका वेट है वो काफ़ी हैवी है, 200 किलो की बाइक है, और हाईवे पे जो है काफ़ी स्टेबल, काफ़ी प्लांटेड चलती है। प्लस इस बाइक की जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन की बात जो है डिटेल में आगे करेंगे, बट इस बाइक की जो सस्पेंशन है वो बेस्ट इन क्लास है। हाईवे टूरिंग के लिए आई कैन श्योरली से कि इस सेगमेंट में इससे बेटर जो है बाइक कोई नहीं होगी। तो हाईवे पे तो इस बाइक में कोई दिक्कत नहीं है। इस बाइक पे आप ना नॉन स्टॉप जो है 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर जो है कर सकते हो विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक, और एक दिन में 400-500 किलोमीटर आपको मालूम चलेगा नहीं इस बाइक पे। तो इस बाइक का वेट है तो 200 kgs, बट हाईवे पे ये वेट जो है आपके लिए एडवांटेज है, क्योंकि ना बाइक काफ़ी स्टेबल, काफ़ी जो है प्लांटेड चलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका जो वेट है वो आपको माउंटेन ट्विस्टीज पे जो है, पहाड़ों पे जो है फील होता है, ऐसा नहीं है। बाइक की हैंडलिंग जो है माउंटेन ट्विस्टीज पे अच्छी है, कोई दिक्कत होती नहीं है आपको। बस इस बाइक का जो लो एंड है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस इंजन के साथ में आपको 2500 RPM के बाद में जो है एक टर्बो वाली फीलिंग आती है। तो आपको माउंटेन ट्विस्टीज में जहाँ आपको शार्प टर्न मिलते हैं, जहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा ग्लाइड मिलती है, वहाँ आपको गियर जो है डाउन करने पड़ते हैं। अदरवाइज पावर जो लैग है ना वो कहीं फील नहीं होता, पावर की कोई कमी नहीं है इस बाइक के अंदर। लेकिन इस बाइक का जो लो एंड परफॉर्मेंस है वो KTM 390 से बहुत बेटर है। अभी जो न्यू आएगी वो चलाएंगे तो मालूम चलेगा। तो माउंटेन डिस्टेंस पे ये बाइक जो है बहुत ही बड़ी परफॉर्म करती है। देखो, इस बाइक की जो हैंडलिंग है ना, वो पहाड़ों पे कोई दिक्कत नहीं होती, आपको हाईवे पे कोई दिक्कत नहीं होती, बट ये बाइक जो है थोड़ी सी टॉप हैवी है। आपको इसका वेट जो है जब आप इसको यहाँ से पिक करते हो तो फील होता है। आप अगर न्यू हो इस बाइक के लिए, इस बाइक के साथ में न्यू हो, तो आपको वेट फील होता है। और ये वेट जो है ना आपको सिटी ट्रैफिक में जो है ना, सिटी की जो हसल बसल होती है, जो आपका बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है, उसमें जो कहीं ना कहीं आपको जो है परेशान करता है, अगर आपको डेली जो है कम्यूट करना है। अदरवाइज इस बाइक की हैंडलिंग हाईवे पे, माउंटेन डिस्टेंस पे जो है कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं जहाँ के लिए ये बाइक बनी है, ऑफ रोडिंग, लद्दाख, स्पीति। इस बाइक ने लद्दाख में इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया, मतलब मज़ा आ गया इस बाइक के साथ में। मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो इस बाइक के साथ में टूरिंग की रिक्वायरमेंट है। मुझे टूरिंग करनी है बाइक पे, मुझे कोई हार्डकोर एडवेंचर नहीं करना, हार्डकोर जो है ऑफ रोडिंग है वो नहीं करनी है। तो उसका जो फीडबैक है मैं आपको दे नहीं पाऊँगा, बट अदरवाइज़ टूरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लद्दाख में, स्पीति में हमें इस बाइक को जो है डिफरेंट टेरेन में लेके गए और काफ़ी जो है ऑफ रोड स्ट्रेच जो है हमने D-टूर जो है रूट्स पे लिए। तो इस बाइक ने कहीं भी डिसअपॉइंट किया नहीं है। तो लद्दाख में, जांस्कार में, स्पीति में जो इस टाइप की टेरेन है ना,
ना, उस टेरेन में तो ये बाइक जो है शाइन करती है। इस बाइक को आप नेपाल ले जाओगे, नॉर्थ ईस्ट ले जाओगे, आपको बहुत मजा आने वाला है। इनफैक्ट इस बाइक पे ना आप ऑल इंडिया टूरिंग जो है कंफर्टेबली आराम से कर सकते हो। हाँ, डेली सिटी कम्यूट के लिए, अगर आपको डेली सिटी में जो है डे टू डे ऑफिस वर्क करना है, डे टू डे आपको राइड करना है सिटी ट्रैफिक में, तो उस केस में मैं आपको ये बाइक जो है बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। इस बाइक की जो बेस्ट बात है वो है इस बाइक के सस्पेंशन, चाहे वो फ्रंट के हों चाहे वो रियर के हों, उनका ट्रैवल आई थिंक ऑलमोस्ट 200 mm के आसपास है। और इस सेगमेंट में इससे बेटर सस्पेंशन वाली बाइक नहीं है अभी इंडियन मार्केट में। अभी जो KTM 390 आएगी वो चलाएंगे तो मालूम चलेगा, बट अदरवाइज एट प्रेजेंट ये जो है बेस्ट सस्पेंशन है। अब बात करें इस बाइक के कॉन्स की और इस बाइक में मुझे क्या इशू फील हुए, तो इस बाइक की जो है चेसी टूट चुकी है, इस बाइक के जो कॉन्सेप्ट है वो खराब हो चुके हैं, इस बाइक में जो है रस्टिंग है आ चुकी है। नहीं, कुछ ऐसा हुआ नहीं है, बट आई एम श्योर जो है काफ़ी लोग जो है ऐसे कमेंट करने वाले हैं, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि हिमालयन 450 के व्लॉग्स में ना, जो मेरे पुराने व्लॉग्स भी हैं या रील्स भी हैं, उसमें ना कोई कमेंट कर देता है कि भाई आपका जो है चेसी कब टूटेगी आपकी, मतलब कुछ ऐसे ना वियर्ड से कमेंट आते हैं। कुछ लोगों की ना एक परसेप्शन बनी हुई है कि हिमालयन है तो इस बाइक में इशू आएंगे। आई अंडरस्टैंड कि जो पुरानी हिमालयन थी उसमें काफ़ी इशू थे इनिशियली, बाद में वो जो इशू है वो रिजॉल्व हो गए थे। एंड इस बाइक में भी जो है पास में कुछ इशू आए हैं, आई नो, आई अंडरस्टैंड, बट मुझे इस बाइक में लास्ट 17,000 किलोमीटर में एक भी इशू नहीं आया। ना कोई चेसी टूटने का, ना मेरा कॉन्सेप्ट का इशू आया, ना रस्टिंग का इशू आया, कोई भी इशू नहीं आया। लेकिन हाँ, एक कॉन जो है मैं आपको बता देता हूँ इस बाइक का, जो मुझे फील होता है वो है इस बाइक का टॉप हैवी होना। कहीं ना कहीं इस बाइक का जो वेट है वो आपको फील होता है, खासकर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। जब आपकी बाइक पे जो है काफ़ी बैग लगे हो, लोडेड हो बाइक आपकी, तो आपको ये जो है टॉप हैवी फील होता है। आई फील कि इस बाइक का जो वेट है वो वेल बैलेंस्ड होता, इतना टॉप हैवी फील ना होता आपको तो और मज़ा आता। बट ये इतना बड़ा कॉन नहीं है कि मैं बोलूँ कि डील ब्रेकर है, तो डील ब्रेकर तो बिल्कुल नहीं है। बट हाँ, ये जो चीज़ है कंपनी को जो है थोड़ी देखनी चाहिए थी। बाकी इस मैटर ऑफ टाइम आप इस बाइक के साथ में जो है यूज टू हो जाते हो। माइलेज की बात करें तो मैंने सिटी ट्रैफिक में इस बाइक की माइलेज चेक करी नहीं है, बट आई फील कहीं ना कहीं 22-23 से आती है, उससे ऊपर नहीं आती है। एंड हाईवे पे अगर आपकी क्रूजिंग स्पीड है 100 के आसपास है, तो आपको 30+ की माइलेज मिल जाएगी। जैसे जैसे आपकी जो क्रूजिंग स्पीड है वो बढ़ती रहेगी, आपकी माइलेज जो है ड्रॉप होती रहेगी। मुझे इसकी माइलेज जो है 33 भी मिली है, मुझे इसकी माइलेज कभी किसी ट्रिप में 30 भी मिली है। एंड एक स्ट्रेच पे जब मैं दिल्ली से आगरा गया था, मैंने इस बाइक को 130, 135, 140 भगाया था, जहाँ स्कोप था भगाने का। वहाँ पर मुझे इस बाइक की माइलेज मिली थी 22-23। तो डिपेंड करता है आपकी क्रूजिंग स्पीड क्या है। आई थिंक आप 90 या 100 के आसपास अगर राइड करते हो तो आपको श्योरली 33-34 आराम से मिल जाएगी। बात करें सर्विस कॉस्ट की, तो इस बाइक की जो सर्विस कॉस्ट आती है वो आती है आपकी करीब 1,500-2,000 रुपये। एंड उसमें आपका जो है ऑयल एंड ऑयल फिल्टर जो है चेंज होता है। आपका फर्स्ट सर्विस पे ऑयल चेंज होता है, आपका ऑयल फिल्टर चेंज होता है। देन आपकी सेकंड सर्विस पे जो है 5,000 किलोमीटर पे आपका जो है ऑयल चेंज नहीं होता। देन ऑल्टरनेट सर्विस पे आपका जो है 10,000 के आसपास जो है ऑयल चेंज होता है। एंड लास्ट 17,000 किलोमीटर में सर्विस के अलावा जो मेरा खर्चा हुआ है इस बाइक पे वो है इसके ब्रेक पैड जो है। रियर के ब्रेक पैड मेरे 2 बार चेंज हो चुके हैं एंड फ्रंट के जो है 1 बार चेंज हो चुके हैं। फ्रंट के जो है मेरे अभी जो है घिस गए हैं, ऑलमोस्ट मुझे जो है चेंज करने पड़ेंगे 1000 किलोमीटर के आसपास। बाकी जो ब्रेक पैड की लाइफ है वो डिपेंड करती है आपके राइडिंग स्टाइल पे। अगर आप काफ़ी अग्रेसिव जो है राइडिंग करते हैं तो ऑफकोर्स जो है जल्दी घिसेंगे, सिटी में जो है आपको जल्दी घिसेंगे, हाईवे पे आप टूरिंग करते हो तो कम घिसेंगे। उसके अलावा मैंने इस बाइक में 2 बार जो है एयर फिल्टर चेंज कराया है। इस बाइक का जो एयर फिल्टर है वो तो 300 रुपये का है, लेकिन इस बाइक के जो ब्रेक पैड है वो एक सेट जो है वो आपका 3,000 रुपये का है। यस, फ्रंट का हो या रियर का हो, तो हाँ उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। वो आपके सेंटर जो है ब्रेक पैड है, जो मेटालिक होते हैं ब्रेक पैड, उनका ब्रेक पैड जो है काफ़ी अच्छा होता है। एंड ऑफ कोर्स आपको किसी बाइक पर टूरिंग करनी है, आपको जो है अग्रेसिव को राइडिंग करनी है, तो ब्रेक जो है काफ़ी इफेक्टिव होनी चाहिए। एंड टोटल मैं सम करूँ तो मैंने लास्ट आई थिंक 17,000 किलोमीटर में 1 साल में इस बाइक पे सर्विस एंड मेंटेनेंस कॉस्ट जो है 15 से 20,000 के आसपास आई है। तो 1 रुपये पर किलोमीटर के आसपास आप बोल सकते हो, जो कि बिल्कुल भी बुरा नहीं है इस कैपेबिलिटी की बाइक के लिए। अब बात करते हैं इस बाइक की एक्सेसरीज की। सबसे पहले इसका ये क्रैश गार्ड, ये है मोटो टॉर्क का। इसके रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस आए थे कि भाई मोटो टॉर्क में आपको कोई इशू तो नहीं आ रहा। मुझे कोई इशू नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि आपको जो वर्कमैनशिप है वो ढंग की जगह से करवानी चाहिए, उसको लगाना आता हो। कि क्रैश गार्ड अगर आप ऑनलाइन मंगा रहे हैं तो उसको लगाना आता हो। तो ये है मोटो टॉर्क का क्रैश गार्ड विद स्लाइडर्स। नेक्स्ट है आपका ये इंजन बेस प्लेट, ये भी है मोटो टॉर्क की। ये रिक्वायर्ड है अगर आप किसी बाइक पे टूरिंग कर रहे हैं, स्पेशली एक ADV पे, तो ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है आपके ये सैडल स्टेज, ये भी है आपके मोटो टॉर्क के। इसका बेनिफिट ये है कि आप अपना सैडल बैग लगाते हैं तो सपोर्ट के लिए नीचे ये एंगल्स हैं। नेक्स्ट इज़ आपका ये टॉप प्लेट, ये भी आपकी मोटो टॉर्क की है, नीचे की तरफ है ये। इसका मैं प्राइस नहीं बताऊंगा आपको, इसके लिए मैंने अलग से जो है एक सेपरेट ब्लॉग बना रखा है। आप चाहे तो ब्लॉग चेक कर सकते हैं, उसका लिंक ऊपर आ रहा होगा, प्राइस उसमें है। नेक्स्ट ये जो है बेस प्लेट है मेरे टॉप बॉक्स की, जो कि ज़ाना का है, एल्यूमिनियम का है, और वो है 45 लीटर्स का। उसकी पिक्चर यहाँ सामने आ रही होगी।
नेक्स्ट है ये नकल गार्ड, जिनका प्राइस ऑलमोस्ट आई थिंक 2500 के आसपास है। ये मैंने लगवाए थे DA मॉड से, जो कि है गुड़गांव में, पंकज से। नेक्स्ट है ये मिरर। अब जो इसके स्टॉक मिरर आते हैं वो काइंड ऑफ यूजलेस हैं, कुछ खास नहीं है। और जो इसके टूरिंग मिरर है आरी के, वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, आई थिंक 6000 के आसपास है। तो ये है अपने KTM 390 एडवेंचर के, और ये काफ़ी यूज़फुल है। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था कि भाई ये जो आपके मिरर हैं ये इससे बाहर आ रहे हैं हैंडल बार से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसी की रेंज में है, तो बाहर बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। बट हाँ, ये काफ़ी पर्पसफुल है। नेक्स्ट है इस बाइक की टूरिंग सीट। ये है टूरिंग सीट फ्रॉम आरी। अब इस बाइक की जो स्टॉक सीट है उसका कंफर्ट ऐसा है कि आप 300-400 किलोमीटर की राइड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके बाद ना थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट होता है। जब मैं गया था हर्षिल वैली की राइड पे, जो कि 500 किलोमीटर थी एक साइड की, तब मुझे लगा कि यार अगर आपको लॉन्ग राइड्स करनी है ना तो आपको सीट में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। एंड मैंने इसमें जो है एक्स्ट्रा कुशनिंग वाली जो सीट होती हैं, मॉडिफिकेशन जो होती हैं, वो मैंने नहीं करवाई, क्योंकि ना कहीं वो बाइक की लुक्स जो है ख़राब करती हैं, काफ़ी वो बल्की हो जाती हैं। कंफर्टेबल तो हो जाती हैं बट काफ़ी बल्की हो जाती हैं। तो ये है टूरिंग सीट फ्रॉम आरी। इसका प्राइस आई थिंक था 4000 और आई थिंक 4500 के आसपास था। एंड ये बहुत कंफर्टेबल है। एज ए सेड, मैंने इस बाइक पे एक दिन में 900 किलोमीटर किया है। एंड अपनी कन्याकुमारी की राइड जो थी वो थी 7500 किलोमीटर लंबी, एक महीने की राइड थी, तो मुझे कोई डिस्कम्फर्ट हुआ नहीं। एंड यू कैन सी ये जो राइडर की सीट है ये है टूरिंग सीट, मैंने ये चेंज करवाई है। और जो पिलियन की सीट है ये सेम ही है, स्टॉक सीट ही है, मैंने चेंज कराई नहीं है। नॉर्मली आई डोंट राइड विद पिलियन ऑन लॉन्ग राइड्स। अगर कभी करवाएंगे, कभी करेंगे तो चेंज करवा लेंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, वो है इसकी ऑक्साइड। ये है अल्फा फ्रॉम मैड डॉग। अगर आपको इस बाइक पे टूरिंग करनी है तो इसकी जो हेडलाइट है वो काइंड ऑफ यूजलेस है, तो आपको कोई ना कोई ऑक्साइड लगवानी पड़ेंगी। एंड ये लाइट है, ये है 60 वॉट ईच। इसके साथ में ये एक स्विच है जो कि वाटरप्रूफ है कम्प्लीटली। एंड एक साथ में इसके हार्नेस है जो कि अंदर है, वायर की कोई कटिंग हुई नहीं है। इसकी टोटल प्राइस जो है थोड़ा सा ज़्यादा है, वो है आई थिंक 17 या 18,000 के आसपास था। बट इस हेडलाइट के साथ में आपको हाईवे पे कहीं दिक्कत आती नहीं है। आई एम टोटली सेटिस्फाइड। नेक्स्ट है अपना ये नेविगेशन सिस्टम। इसके साथ में ये स्विच भी है, ये टच सेंसिटिव है, प्लस साथ में इसमें आगे कैमरा है, फ्रंट का कैमरा है ये। एंड देन एक कैमरा है इसके रियर में जो कि है ये यहाँ लगा हुआ है। साथ में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए नॉब्स है, ये रियर की नॉब हो गई, और एक नॉब जो है फ्रंट में है। इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसके लिए अलग से मैंने ब्लॉग बना रखा है, वो आप चेक कर सकते हैं। एंड इससे मेरी बहुत हेल्प करी लास्ट कन्याकुमारी की राइड में, जहाँ मुझे रूट्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, तो हर टाइम मुझे मोबाइल यहाँ पर लगा के रखना पड़ता। तो दिस इज़ वेरी पर्पसफुल अगर आप टूरिंग कर रहे हैं तो। एक और काम मैंने करवाया इस बाइक में, वो है लेमिनेशन। इस बाइक पे टैंक में जो है वो रखा है आपका लेमिनेशन, एंड जो आपका डिस्प्ले है इसके ऊपर भी है लेमिनेशन। अब जो लेमिनेशन है इसका प्राइस है क्लोज टू 1500 रुपीज़, लेकिन दिक्कत ये है लेमिनेशन में कि आपको ये ऑलमोस्ट एक साल बाद ना चेंज करवानी पड़ती है। यू कैन सी कुछ केसेस में ये निकलना शुरू हो जाती है, और मुझे इसको करवाए ऑलमोस्ट 1 साल 2 महीने हो चुके हैं, तो मुझे ये चेंज करवानी पड़ेगी। आप चाहें तो PPF करवा सकते हैं, जिसकी लाइफ जो है ज़्यादा होती है, एंड ऑफ कोर्स प्राइस भी उसके अकॉर्डिंग ही होता है। बोलते बोलते ना मेरा मुंह जो है सूख गया। एनीवे, देखो एक चीज़ तो मैं बोल सकता हूँ कि आरी की जो परसेप्शन थी हमारे माइंड में कि यार स्टार्टिंग में बाइक जो आती हैं उसमें इशू आते हैं, स्टार्टिंग लॉट में जो है काफ़ी इशू आते हैं। इस बाइक ने आपकी परसेप्शन चेंज करी है या नहीं करी है वो तो आपको बताना पड़ेगा कमेंट पे, बट श्योरली मेरी जो परसेप्शन है वो चेंज कर दी है। अब देखने वाली बात ये है कि ये बाइक न्यू KTM 390 एडवेंचर के अगेंस्ट में कहाँ स्टैंड करती है। ऑफ कोर्स जो न्यू KTM 390 आ रही है उसमें आपको न्यू चेसी मिल रही है, न्यू इंजन मिल रहा है, और काफ़ी फीचर मिल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा फीचर हैं इस बाइक से। नो डाउट वो बाइक जो है पुरानी KTM 390 से जो है बेटर होने वाली है, बाकी चलाएंगे तो मालूम चलेगा। लेकिन आज की डेट में इस बाइक ने जो है अपनी जो एक खास जगह है ना इंडियन मार्केट में बना ली है फॉर श्योर। एंड अगर आपको ऑल इंडिया टूरिंग करनी है, आपको लद्दाख करना है, स्पीति करना है, कन्याकुमारी करना है, कश्मीर करना है, नॉर्थ ईस्ट करना है, तो आई एम श्योर कि इस सेगमेंट में आज की डेट में इंडियन मार्केट में इससे बेटर बाइक नहीं है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं लोकेशन पर रिकॉर्ड करना भूल गया था, अब मैं घर आके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आप एक कम्यूटर सेगमेंट की बाइक से आ रहे हो, या फिर एक आप रोडसर बाइक चलाते हो, जैसे कि आपकी स्पीड हो गई, या फिर आपकी CB 350 हो गई, या आपकी स्पीड T4 हो गई, या गरीला हो गई, तो यार उन बाइक्स को चलाना ना काफ़ी इजी है। अगर आपकी वो बाइक्स पहली बाइक्स भी है ना, आपकी पहली बाइक है स्पीड, तब भी उसको चलाना, उसको मैनेज करना काफ़ी इजी है। लेकिन अगर आप आते हो एडवेंचर टूरिंग बाइक में, वो भी हिमालयन में, तो आपको कुछ चैलेंजेस जो है फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि आपकी जो एडवेंचर टूरिंग बाइक है उसमें आपको फ्रंट में मिलते हैं नॉर्मली 21 इंच के टायर मिलते हैं, आपको व्हील बेस जो है बड़ा मिलता है, सीट हाइट जो है ऊँची मिलती है आपको, और प्लस आपकी जो हिमालयन 450 है उसका जो वेट भी हैवी है, तो वो आपको टॉप हैवी फील होती है। तो आपको इनिशियल जो है ना थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मीन्स आपको छोटे मोटे ट्रिप करोगे तो आप यूज टू हो जाओगे। एक बार आपने एडवेंचर टूरिंग बाइक के साथ में आप यूज टू हो गए, देन आपको
उस कैटेगरी की बाइक के अलावा किसी और, मतलब आपको जो एक एडीवी बाइक में टूरिंग का जो मज़ा आएगा ना, वो किसी रोडस्टर बाइक में या किसी स्क्रैम्बलर बाइक में आपको नहीं आएगा। एडवेंचर टूरिंग बाइक जो होती है पर्पस बिल्ड बाइक होती हैं, तो ऑफकोर्स अगर आप न्यू राइडर हो, स्पेशली मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उनके लिए जो कि न्यू राइडर हैं, जो कि फर्स्ट टाइम जो है अपने लिए एक एडवेंचर टूरिंग बाइक जो है देख रहे हैं, तो उनके लिए ये है। इनिशियल जो फेस होता है 2-3 हज़ार किलोमीटर का, उसके बाद में आप यूज्ड हो जाओगे और बढ़िया मज़े आने वाले हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है वो मुझे कमेंट्स में श्योरली बताना। बाकी अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।